हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, यहाँ पर एक एक्स पोस्ट आपको दिख रही है। एक्स जिसको हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, अब वो एक्स है। तो उस पर एक पोस्ट है और पोस्ट किनकी है आप देख सकते हैं। जू फेयोंग भारत में चीन के राजदूत हैं और उन्होंने एक यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने एक ये पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने एक रोड का जिक्र किया है जिसका नाम है टी हॉर्स रोड। ठीक है, सो उन्होंने लिखा है द एंशिएंट टी हॉर्स रोड विटनेस द एक्सचेंजेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन चाइना एंड इंडिया थ्रू आउट द लॉन्ग रिवर ऑफ हिस्ट्री। टी फ्रॉम अक्रॉस चाइना वॉज ट्रांसपोर्टेड टू जियांग मतलब वो ज़ेयांग या जियांग करके बोलते हैं वो लोग, कई लोग इसको तिब्बत भी बोलते हैं। देन शिप्ड टू कोलकाता इंडिया वाया हिमालयन पासेस एंड सोल्ड इन यूरोप एंड एशिया ऑन मैसिव स्केल। सो यहाँ पर कुछ रूट्स को भी उन्होंने मतलब यहाँ पर एक साइड में वीडियो है, कुछ यहाँ पर रूट्स का जिक्र किया है। ये 23 फरवरी को उन्होंने एक्स पे इस चीज़ को पोस्ट किया था। सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रोड का नाम सामने आ जाता है और वो रोड का नाम है टी हॉर्स रोड। तो आज की खबर में हम लोग डिस्कशन करेंगे टी हॉर्स, माफ कीजिएगा आर है, ठीक है, टी हॉर्स रोड ROAD, ठीक है। तो ये टी हॉर्स रोड जो है आज के इस डिस्कशन में जो पार्ट है टी हॉर्स रोड का, ये क्या है? टी का मतलब यहां पर बिल्कुल सही बात है, चाय से है, ठीक है, चाय। और हॉर्स का मतलब यहां पर घोड़े से है। तो ये घोड़े और चाय के रूप में जाने वाली रोड है। तो इससे हम इतना तो अंदाजा लगा ही ले रहे हैं कि ये वो ट्रेड रूट रहा होगा जिसमें हम घोड़ों का व्यापार और चीनी का जो व्यापार है, चाय का जो व्यापार है, वो कंटिन्यू करते थे। तो चाय और घोड़े के व्यापार को लेकर के ये मार्ग है। पर इस मार्ग की महत्वता को हम समझेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, उस समय ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और अभी वर्तमान में इसकी चर्चा फिर से होने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। संपूर्ण बैच लॉन्च हो चुका है। सेकेंड बैच इस तरीके का चल रहा है जिसमें हम संपूर्ण बैच की फैसिलिटीज उपलब्ध करा रहे हैं। संपूर्ण बैच की संपूर्णता जो है वो प्लेटिनम में आपको मिलेगी P2I के रूप में। ठीक है, अगर आप प्लेटिनम परचेज करते हो तो आपको सब कुछ इसमें उपलब्ध होगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में, IAS के प्रिपरेशन में, एक्सेप्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शनल आपको अलग से परचेज करना होगा। अगर आप P2I परचेज कर लेते हैं तो आपको बुक की चिंता नहीं करनी है, आपको लाइव क्लासेस की चिंता नहीं करनी है, कोई डाउट आया तो कोई चिंता नहीं करनी है, पढ़ाई के बाद अगर कोई बीच में कोई डाउट्स आते हैं तो कोई चिंता नहीं करनी है, परेशान हो जा रहे हैं आप, एक लंबी जर्नी है उसमें डिमोटिवेट हो जा रहे हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में नोट्स भी आपको मिलेंगे, हार्ड कॉपी में नोट्स भी आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें अगर आप चाहते हैं कि फी रिफंड कराएं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, हम आपकी फुल फी रिफंड कर देंगे, फुल फी रिफंड। यानी अगर आप आज ये एडमिशन लेते हैं 26,999 में और अब PT 2026 क्वालिफाई कर लेते हैं आप, यूपीएससी PT 2026, तो आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा और आगे की प्रिपरेशन हम आपकी कराएंगे, मेंस की और इंटरव्यू की सब चीजों की, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जल्दी से जुड़िए, 28 फरवरी से बैच शुरू होने वाला है। 28 फरवरी बैच में अंतिम तिथि एडमिशन लेने की, 19 तारीख से बैच शुरू हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कीजिए। सुबह 8 बजे का बैच है। विरत लाइव कोड लगाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी स्टडी IQ का लर्निंग फेस्ट चल रहा है, तो ये 30,000 का जो बैच है, 30,000 का बैच हुआ करता है, ये अभी वर्तमान में आपको 26,999 में मिल जाएगा। कम सुविधा के साथ अगर इसको अवेल करना चाहते हैं आप तो सिल्वर और गोल्ड की तरफ भी आप जा सकते हैं। SIP 2025 को भी परचेज कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर लर्निंग फेस्ट के दौरान। तो जो ये प्राइस 5,000 हुआ करता था उसका ड्रॉप करके प्राइस जो है वो 3,499 हो गया है। 28 फरवरी इस बैच की अंतिम तिथि है। और एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि न्यूज को लेकर के, अगर आप करंट अफेयर्स को लेकर के परेशान हैं, तो जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो द हिंदू, ठीक है, ये आपके लिए बहुत स्टैंडर्ड पेपर बन जाता है। लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो कई सारे हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए बड़ी संकट में स्थिति हो जाती है कि उसको कैसे पढ़ें।
समझ में नहीं आता। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना है। इस सेशन में मैं आपको द हिंदू जो है 2.0 वो भी हिंदी में, ठीक है, हिंदी में ये आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे डेली क्लास होती हैं, तो सुबह 9 सवा 9 बजे के आसपास आप जुड़ जाया करिए हमसे। डेली बेसिस पे हम इस पे क्वेश्चंस कराते हैं, जो सेशन होता है उसके आधार पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं और आपको मेंस के आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी देते हैं। तो आप इस शानदार सेशन में जरूर सुबह 9 बजे जुड़िएगा। खबर में आइए वापस आ जाते हैं। खबर यह है कि चीन तिब्बत और भारत को जोड़ने वाली, चीन तिब्बत और भारत को जोड़ने वाला एक प्राचीन व्यापारिक नेटवर्क है जिसका नाम है टी हॉर्स रोड। जिसका नाम क्या है? टी हॉर्स रोड। तो ये जो टी हॉर्स रोड है, ये वास्तविक रूप में ये कोई एक रूट नहीं है कि बस ये ऐसे आया चीन से उसने भारत को जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये एक नेटवर्क है पूरा, मतलब कई जाल में ये है फैला हुआ। इसमें कई सारी दूसरी जो लाइंस हैं वो लिंक अप होकर के आती हैं, लेकिन बेसिकली 2 ट्रेड रूट्स अलग अलग जगहों से कनेक्ट होते हैं। तो चाइना, ठीक है, चाइना, तिब्बत और इंडिया, इन तीनों के बीच में व्यापार का ये एक शानदार प्राचीन मार्ग रहा है। इतिहासकार और कुछ जानकार ऐसा बोलते हैं कि ये आज का नहीं 2000 साल पुराना है। तो कितना पुराना है इसका तो कोई बहुत ठोस दावा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने अपने ट्रेवल्यूक्स में इन सब चीजों का जिक्र किया हुआ है। वस्तुतः इस रूट से चाय, घोड़ों के साथ साथ कुछ अन्य मूल्यवान वस्तुओं का यहां पर व्यापार होता था। किन वस्तुओं का व्यापार हो रहा है अभी आगे डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इसका नाम चाय घोड़ा यानी कि टी हॉर्स रोड रखा गया है, इसलिए इसको टी और हॉर्स जो है वो आपका मेन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, ये 2 चीजें हैं जिनका व्यापार वहां पर करते हुए देखेंगे। वास्तविक रूप में इस रूट की शुरुआत जो है वो चीन के तांग राजवंश से शुरू होती है। चीन का तांग राजवंश एक ऐसा राजवंश था जो दक्षिणी पश्चिमी चाइना के आसपास से लेकर के मध्य चाइना के आसपास आपको देखने को मिलता है, और ये काफी अच्छे शासकों के अंतर्गत गिने जाते हैं चाइना में। कल्चरल जो चीजें हैं उनको प्रिजर्व करना, साहित्य को बढ़ावा देना, रिलीजन को बढ़ावा देना, इन सब चीजों में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को बढ़ावा देना, इन सब चीजों में इस राजवंश का काफी उल्लेख रहता है। तो इसी राजवंश के समय में इसकी शुरुआत होती है और दक्षिणी पश्चिमी चीन, तिब्बत और भारत के बीच में ये एक व्यापारिक मार्ग के तौर पर इसका फलना फूलना शुरू हो जाता है। और ये विदेशी व्यापारिक मार्ग के नए नए रूट्स के खोजने के लिए भी तान राजवंश जो है चाइना का, वो जाना जाता है। तो उसी के समय में इसकी शुरुआत होती है। ये आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि इनके पीठ पर कुछ ये लदा हुआ है ना। तो ये पैकेट टाइप का कुछ चीजें हैं जो इन्होंने लाद रखी हैं, छोटे छोटे पैकेट का पूरा बंडल है, ठीक है। ये लोग ये जो इनके पीठ पर ये लदी हुई जो चीज है ये कुछ और नहीं है, ये चाय है, ठीक है जी। तो ये लोग क्या करते हैं, चाय को ना एकदम जैसे ब्रिक्स बना करके, ईंट बना करके उसको कंप्रेस करके जो है उसको लाद करके ट्रेड रूट से ट्रेड किया करते थे। बड़े मेहनती लोग हैं ये, आदिवासी जनजाति लोग भी इसमें शामिल हुआ करते थे और क्षेत्रीय लोग भी शामिल हुआ करते थे और बड़े ही मेहनती हुआ करते थे। ये कहा जाता है कि मतलब 150 किलो का वस्तु जो है वो अपने पीठ पर लाद करके ये मूव करने के लिए सक्षम थे। तो 1.5 क्विंटल हो गया एक तरीके से, अगर 150 किलो की बात करते हैं, 150 kg की बात करते हैं तो काफी मेहनती लोग भी हुआ करते थे, ठीक है। इसके बारे में, इस जो रूट है, इस रूट के बारे में एक ट्रेवल्यूग मिलता है जो कि बौद्ध भिक्षु यिजिंग से मिलता है। बौद्ध भिक्षु यिजिंग जो है जब भारत आते हैं तो 635 से लेकर के 713 ईस्वी के आसपास का इनका ट्रेवल रहा है। तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं और उस किताबों में जहां भारत के बुद्धिज्म और तमाम सारे एंशिएंट स्कूल्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, वहीं इस ट्रेड रूट की भी जानकारी इन्होंने दी है। तो इस ट्रेड रूट के बारे में जानकारी देने का एक ऑथेंटिक स्रोत जो है वो बौद्ध भिक्षु यिजिंग का ट्रेवल्यूग भी है, यानी यात्रा वृत्तांत। इनका जो यात्रा वृत्तांत है उस यात्रा वृत्तांत में इसकी जानकारी आपको देखने को मिलती है। वे कहते हैं कि इस रूट से चाइना से चीनी, कपड़े, चावल, नूडल्स, घोड़े, तिब्बती सोना, केसर और औषधीय जड़ी बूटियां, इन तमाम सारी चीजों का व्यापार किया जाता था। इट मींस अगर आप एट इनिशियल पॉइंट देखेंगे तो इनिशियल पॉइंट में, इनिशियल टाइम में वी कैन से कि केवल और केवल घोड़े या फिर चाय का व्यापार नहीं हो रहा है जिसके नाम से इसका रूट पड़ रहा है।
तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिर अगर सारी चीजों का व्यापार हो रहा है, व्हाई इट कम्स नेम आफ्टर टी एंड हॉर्स। सो उसका भी हम आपको उदाहरण देंगे, ठीक है। जैसे 10वीं शताब्दी के आसपास अगर आप देखेंगे, 10वीं शताब्दी में सांग राजवंश है 960 से 1269 के आसपास, उनके दौरान में अगर आप देखेंगे तो इसका विस्तार हमको और थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो उसमें जो एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है, तो एक्सपेंशन इस तरीके का है कि मतलब ये जो रूट है या रोड जो है, ठीक है, ये इस रोड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, लेकिन इसमें जो व्यापार की विविधता थी वो विविधता थोड़ी सी सीमित हो गई इस राजवंश में। तो यही वो समय है, सांग राजवंश का वही समय है जिसमें आप देख सकते हैं कि 10वीं शताब्दी के आसपास का है। तो इसमें क्या हुआ कि खास तौर से चाय और जो घोड़े का व्यापार है, घोड़े का व्यापार, इस पर जो है व्यापार, इस पर जो है ये थोड़ा सा आकर के केंद्रित हो जाता है, ठीक है। ये इस पर आकर के थोड़ा सा क्या हो जाता है दोस्तों, केंद्रित हो जाता है। तो जब ये इस पर केंद्रित हो जाता है तो तभी यहां पर रूट का नाम जो है टी हॉर्स रूट पड़ता है, ठीक है। तो ये टी हॉर्स, ठीक है, ठीक है, टी हॉर्स रूट जो है ये यहां पर टी हॉर्स रूट कह सकते हैं, टी हॉर्स रोड कह सकते हैं, तब ये जाकर के पड़ता है। देखिए, चीन से भारत की ओर व्यापार में आने वाला एक बहुत ही फेमस व्यापारिक मार्ग है जिसको हम लोग रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड या सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। लेकिन वो सिल्क रूट अगर आप देखें तो चीन को भारत के रास्ते से अफगानिस्तान, पर्शिया, ईरान, इराक और इस तरीके के जो इलाके हैं वहां से अरब देशों से होता हुआ, वेनिस वगैरह से होता हुआ ये आपका जो है यूरोप तक कनेक्ट करता है। तो वो एक बहुत व्यापारिक मार्ग, उसमें भी बहुत सारी चीजों का व्यापार हुआ करता था जिसमें कि रेशम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट इज वाई वो रेशम मार्ग कहला गया। फिर बाद में उसमें चेंजेस बहुत आए। उसी तरीके से ये वाला रूट भी है जो बाद में केंद्रित हो गया चाय और घोड़ों के व्यापार के लिए, राइट, जिसमें सांग राजवंश का नाम आता है जो इस चीज पर ज्यादा व्यापार पर फोकस कर रहा है, ठीक है। टी हॉर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि टी हॉर्स वास्तविक रूप में टी हॉर्स रोड जो है ये पगडंडियों का एक पूरा नेटवर्क है जिसकी तकरीबन लंबाई 2000 किलोमीटर से ज्यादा की है। इसमें शहर जो है वो डाली लिजियांग जो कि यूनान प्रांत में है, जो कि यहां कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो यूनान प्रांत है जिसमें लिजियांग और डाली देखने को मिल रहा है, ये एक रूट है। और वहां से फिर ल्हासा को कनेक्ट करते हुए, जो कि तिब्बत का एक प्रमुख स्थान हो गया, वहां से होकर के गुजरता है और फिर भारत में एंटर करता है। तो ये आपका बांग्लादेश और नेपाल और इन सब जगहों से होते हुए गुजरता है। हिमालय में अगर आप देखेंगे तो इसकी हाईएस्ट जो मतलब ऊंचाई जो है सड़क की, यानी कि ये काफी ऊंचाई से गुजरने वाली सड़क है, तो 10,000 फीट तक ऊंचाई जाती है इसकी। इसका मतलब ये हो गया कि पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए, पर्यावरण की अनुकूलता तो लोगों को यहां नहीं मिलती होगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये एक बड़े चैलेंज के तौर पर रहता होगा कि ये पहाड़ी मार्ग हैं, ये उबड़ खाबड़ मार्ग हैं, मानसून माफ कीजिएगा, यहां पर जो मौसम है उस मौसम के चैलेंजेस यहां बहुत देखने पड़ते होंगे। कड़ाके की ठंड पड़ना, इतनी ऊंचाई पर जाकर के सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। बहुत सारे चैलेंजेस के होने के बावजूद ये रूट जो है वो कंटिन्यूएशन में रहता था। तो एक बात आती है आपके मन में कि यार इतने जोखिम भरे हुए रूट को मतलब लाने का एक मूल कारण क्या रहा होगा, क्यों ये ट्रेड रूट इतना ज्यादा फला फूला, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हुई, लोगों ने वही इतना जोखिम भरा रास्ता क्यों अपनाया उसके पीछे। तो सबसे पहले देखिए, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं चाय और घोड़ों की। तो चाय जो है वो जो तिब्बती खाना बदोशी जो जनजीवन वाले लोग जो हुआ करते थे उनके लिए चाय एक जरूरत बन गई थी। उसका रीजन ये है कि ये काफी ठंडक वाला इलाका है, यहां पर ठंड पड़ती है और जब यहां पे काफी ज्यादा ठंड पड़ती है तो चाय जो कि एक गर्म पेय पदार्थ है, गर्म पेय पदार्थ है, इस गर्म पेय पदार्थ की धीरे धीरे करके मांग बहुत ज्यादा पड़नी शुरू हो जाती है। सो दैट इज वाई तिब्बत तक तो इसकी मांग यहां हो ही रही है। फिर तिब्बत से आगे भारत के पूर्वोत्तर जो प्रांत है वहां पर भी इसका व्यापार होना शुरू हुआ। आगे के समय में जब ये भारत में आया तो भारत से कई अन्य देशों का व्यापार भी हुआ करता था, जिसमें आपका मालूम ही है कि भारत से होकर के सिल्क रूट वगैरह जा रहा है। तो ये रूट आकर के सिल्क रूट में मर्ज होकर के दूसरे देशों की तरफ भी जाता था। यूरोप में भी चाय की डिमांड काफी ज्यादा हो जाया करती थी, तो यहां से उस तरफ भी इन्होंने चाय भेजने का काम कई बार किए हैं। रही बात घोड़े की, तो घोड़ा जो है उसका व्यापार इन लोगों ने इस तरीके से किया। आप देखेंगे कि इस प्रांत में जहां से दक्षिणी पश्चिमी इलाके से चीन बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन जहां से कर रहा है, तो वो इन प्रांतों में जैसे तिब्बत वगैरह के आसपास के इलाके और दूसरे इलाकों में जब वो चाय को ट्रेड कर रहे हैं, चाय का व्यापार कर रहे हैं, तो उसी समय वो यहां से दक्षिणी पश्चिमी प्रांत जो कि चाइना का हुआ करता था, जहां से ट्रेड रूट शुरू होता है, वहां पर घोड़े ले जा रहे हैं। मतलब
कई बार चाय दे रहे हैं और घोड़े ले जा रहे हैं और दूसरी वस्तुएं भी ले जा रहे हैं और दूसरी वस्तुएं वहां से लेके भी आ रहे हैं, ऐसी भी चीजें हो रही हैं। तो घोड़े इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जिस जगह से लोग बिलोंग कर रहे हैं उस जगह घोड़े नहीं है, लेकिन घोड़ों की आवश्यकता है क्योंकि राजवंश बड़े हो रहे हैं, युद्धों की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए वहां से घोड़े का व्यापार हो रहा है। तो हमारे पास में या लासा के आसपास, तिब्बत के आसपास के जगहों पर आप देखेंगे तो लोगों को चाय की जरूरत हो रही है और उन लोगों को जो यहां पर व्यापार करने आ रहे हैं उन्हें घोड़ों की जरूरत हो रही है। तो चाय और घोड़े का आंतरिक व्यापार एक दूसरे के साथ चल रहा है। इनफैक्ट 13वीं सेंचुरी में आप देखेंगे कि मंगोलों का विस्तार होना शुरू होता है, तो उस समय युद्ध के लिए युद्धक घोड़ों की आवश्यकता होनी शुरू हुई, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से डिमांड क्रिएट करता है, तो यहां पर और ज्यादा घोड़ों का व्यापार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी शुरू हुई। जब सांग राजवंश आया तो सांग राजवंश ने जब इस ट्रेड रूट को देखा कि यार ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो इसको इन्होंने रेगुलेट करने के लिए कई सारे कानून वगैरह भी लागू किए। तो ये प्रॉपर एक व्यापारिक मार्ग बन गया। ठीक है, ये एक प्रॉपर व्यापारिक मार्ग हो गया। अब यहाँ पे चुंगियां वगैरह ली जानी शुरू कर दी गई। सरकार ने कुछ स्थायी बाजार वगैरह वहां पर स्थापित करने शुरू कर दिए, आधिकारिक तौर पर कुछ बाजार स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, जिससे कि उनको वहां पर चीजों का प्रॉफिट होना शुरू हो गया। आज के समय में अगर हम देखें या फिर थोड़ा आधुनिक इतिहास की तरफ अगर हम चलते हैं तो इंपॉर्टेंस में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कह रहे हैं कि आधुनिक इतिहास में एक सड़क की भूमिका क्या है, तो 20वीं सेंचुरी के आसपास अगर आप देखेंगे तो इसमें व्यापार में विस्तार हुआ है। व्यापार में विस्तार हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पूर्व में 8वीं से 10वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में रेगुलेशंस काफी अच्छे हुए, तो ये एक सिग्निफिकेंटली एक ट्रेड रूट की तरह काम करना शुरू हो गया और नॉर्थ वेस्ट, माफ कीजिएगा, साउथ वेस्ट चाइना को भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ने का एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग बना, जिसमें जो है बहुत ही सारी चीजों का व्यापार होना शुरू हुआ। तो ये मतलब बहुत बड़े इलाके को मध्य, यहां तक कि मध्य चीन तक को ये कनेक्ट करना शुरू कर देता है एट द एंड, और वो भारत के साथ व्यापार शुरू हो जाते हैं उसके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अगर आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एक ये भी बात देखने को मिलती है कि जब जापान ने बहुत बड़े स्तर पर जो समुद्री व्यापारी मार्ग हुआ करते थे चाइना के आसपास के, उन पर जब नियंत्रण कर लिया, तो जब जापान के विरुद्ध इनके पास ऑप्शंस नहीं बचे, तो इन्होंने इसी ट्रेड रूट का इस्तेमाल सैन्य ट्रूप्स को भेजने के लिए किया। तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, जिस पर कब्जा कर पाना जापान के लिए आसान नहीं था, और वो आसानी से जो है यहाँ पर अपनी सेनाओं को मूव किया करते थे, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ। फिर लास्टली अगर आप देखेंगे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब यहाँ पर आता है 21st सेंचुरी के हाफ ऑफ द ईयर्स के आसपास, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जब स्थापना होती है तो इस ट्रेड रूट में थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो गिरावट तो पहले भी देखने को मिली, लेकिन इस समय ज्यादा गिरावट देखने को मिली। उसका रीजन ये है कि जो माओ त्से तुंग वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया, तमाम सारे लैंड रिफॉर्म्स किए। तो जब लैंड रिफॉर्म्स किए तो ये जो ट्रेड रूट था, ये जो एक परंपरागत व्यापारिक जो चीजें थी, इसमें बहुत परंपरागत पद्धति से व्यापार किया जाता था। मतलब मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, लोग पैदल लेकर के चले जा रहे हैं, बहुत भारी भारी बोझा लाद करके लेकर के चले आ रहे हैं, और बहुत ही डेंजरस कंडीशंस में जा रहे हैं वो। तो जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं हुई। तो जो ये व्यापारी हुआ करते थे, इनको भी भूमि वगैरह प्राप्त होनी शुरू हुई, तो उन्हें अब इस व्यापार की कोई खास जरूरत पड़ी नहीं। अब वो इतना मेहनत वाला व्यापार करने की बजाय अपनी खेत जोतने का काम आसानी से कर लेते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये ट्रेड डिग्रेड हुआ। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इनोवेशन वगैरह सब होना शुरू हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज होना शुरू हो रहा है, तो दूसरे आसान रास्ते बनाए जा चुके थे और उसमें तमाम प्रकार के नए नए परिवहनों का इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया। तो जब नए नए परिवहनों का इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया, तो ये एक परंपरागत ट्रेड रूट जो है वो थोड़ा सा बंद हो गया, मतलब इसका उपयोग बंद हो गया, इसका लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। तो इन सब चीजों की वजह से देखा जाए तो इसमें डिक्लाइन आता है, पतन एक तरीके से इस ट्रेड रूट का होता है। बट क्योंकि एक बहुत एंशिएंट ट्रेड रूट माना जाता है, दैट इज वाई अगर आप देखेंगे तो 1997 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर, विश्व धरोहर स्थल के तौर पर इसको घोषित किया है। तो ये एक संरक्षण का मुद्दा भी है अब चीन के लिए, और दैट इज वाई ये अब एक पर्यटन के तौर पर इसको अब एक पर्यटन के तौर पर चाइना जो है उसको यूज करता है। ठीक है, तो इसको रिफॉर्म किया गया, इसी वजह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया कि लोग जो है इस इतिहास को देखने आए, लोग जो है उस रूट को महसूस करें। अब वहां पर पर्यटन का काम थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, जो कि लिजियांग, सिचुआन का जो रीजन है, यूनान का जो रीजन है, तिब्बत का जो रीजन है, इन सब जगहों को कनेक्ट करता हुआ ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है,
तो प्रेजेंट टाइम में तो यही इसका अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। आज के समय में भारत और चीन के जो संबंध हैं वो बहुत थोड़े से ही सही बट सॉफ्ट होने शुरू हुए हैं। दैट इज वाई आपको कुछ इस तरीके के सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं की सरकार यूएसए में आई है, वो इधर जो दक्षिण एशियाई देश और साथ ही साथ जो इस तरीके के जो नेशंस है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, तो इन सब के ऊपर जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि थोड़ा सा कड़े, कई बार आपने देखा कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, ट्रेड टैरिफ्स वगैरह लगाने के प्रयास किए हैं। भारत को भी इस तरीके की कई सारी धमकी देने को मिली है। तो अब यहां पर इस चीज को काउंटर करने के लिए थोड़ा सा क्या किया जा रहा है कि फ्रेंडशिप का माहौल यहां पर तैयार हो रहा है। तो इंडिया और चाइना के बीच थोड़ी सी निकटता हो रही है। तो हम अपने पुराने व्यापारिक मार्ग को थोड़ा सा रिमेंबर कर रहे हैं। दैट इज वाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो इस तरीके से विस्तार से हम सारी चीजें पढ़ते हैं। द हिंदू के एनालिसिस जब आता है तो उसमें भी मैं आपको इस तरीके की चीजें बहुत अच्छे से बताता हूं। जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस की खबरें आती हैं वो कवर करते हैं हम, ठीक है। उसमें हर तरीके की चीजें, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो। हिस्ट्री का कोई टॉपिक आ गया फिर तो मैं उसे निचोड़ ही देता हूं एकदम, आपको मालूम ही है। पॉलिटी का टॉपिक आ गया उसको भी निचोड़ ही देता हूं एकदम। तो आपके लिए बहुत शानदार जो है सेशन सुबह 9 बजे चलता है, आप उसमें जरूर ज्वाइन करें, द हिंदू हिंदी में विरत सर के साथ, ठीक है। संपूर्ण बैच जो है आपके लिए लॉन्च हो चुका है। बैच नंबर 2 शुरू हो चुका है। 28 फरवरी इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है और 28 फरवरी ही स्टडी IQ के लर्निंग फेस्ट की भी लास्ट डेट है। तो ध्यान रखिए, तुरंत नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, अपने मनपसंद बैच में इनरोल करने के लिए विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर अधिकतम छूट पाना चाहते हैं तो विरत लाइव कोड आपको रट लेना चाहिए। इस लेक्चर का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम है हमारा विरत लाइव, इसी नाम से जिस नाम से मेरा कोड है। आपको अगर कोई चीज साझा करनी है, इस रूट के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह भी बताइए कि जो सिल्क रूट है उस सिल्क रूट का रूट क्या था, यानी वो रोड किन किन इंपॉर्टेंट कंट्रीज से होकर के गुजरती थी, किसको किससे कनेक्ट करती थी। इन सभी चीजों का आंसर मैं आप सब लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहूंगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।